जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस वीडियो में हम इस शेष भाग को करेंगे, लाइन वाइज इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो 11वीं कक्षा के अतिरिक्त भी आपको परीक्षा, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए उपयोगी है, वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आप साथ साथ नोट करते रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो अपने समय सीमा के हिसाब से इसकी गति जो है कम ज़्यादा आप करके इसको देख सकते हैं। इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी साथ साथ करते रहें। कोई आवश्यक जानकारी साथ में आप कमेंट में डालते रहें। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस काल की एक सबसे मुख्य जो विशेषता यह थी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। प्रत्यक्ष शासन का अभिप्राय ये है कि जहाँ राजा स्वयं शासन करता था। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ इलाके सीधे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे, कुछ इलाके अंग्रेज़ों के नियंत्रण में तो थे ही, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ सीधे राज ना करके राजा या नवाब वहाँ पर शासन करते थे। यानी कि जनता और अंग्रेज़ों के बीच में देसी राजा या नवाब होते थे, उनके ऊपर अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता था। तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित थे, लेकिन जहाँ सीधे अंग्रेज़ शासन करते थे, बीच में कोई देसी राजा या महाराजा नहीं था या नवाब नहीं था, तो वो प्रत्यक्ष शासन वहाँ करते थे। तो इसी प्रकार जहाँ रोमन साम्राज्य का जो प्रत्यक्ष शासन था उसका धीरे धीरे विकास हो रहा था। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के जो प्रांतीय राज्य क्षेत्र हैं उनमें मिला लिया गया था। आसपास में जो उसके ऊपर इटली के ऊपर जो आश्रित राज्य होते थे तो उनको धीरे धीरे करके रोमन साम्राज्य में मिलाते चले गए। निकटवर्ती ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। इसको अभी हम पढ़ेंगे, साथ में अलग से दिया हुआ है। लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में थे, यानी कि रोम राज्य की सीमा की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। यानी कि धीरे धीरे जो रोम था वो अपने, पहले उसकी आपने पढ़ा था कि उन्होंने दूसरे प्रदेशों पर नियंत्रण करने का कोई प्रयास नहीं किया था, किसी पर हमला नहीं किया था, बड़ा शांति का उनका समय जीवन रहा। लेकिन अब उस नीतियों में बदलाव आ गया था। अब रोम जो है धीरे धीरे अपने से जुड़े किसी भी रूप में जो प्रांत थे, इलाके थे, उनको रोम साम्राज्य में वो सम्मिलित कर रहे थे। जैसे फ्रात नदी का जो पश्चिम का एरिया था रोम की साइड का, इटली की साइड का, तो उन्हें भी रोम में मिला लिया गया। प्रासंगिक तौर पर उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। कारण क्या था? क्योंकि ये जो राज्य थे जिनको मिलाया जा रहा था रोमन साम्राज्य में, सीधे ही प्रत्यक्ष शासन के लिए पहले वहाँ राजा या कोई सरदार होते थे, तो वो बड़े अमीर थे, समृद्ध थे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, हेरोड के जो राज्य है उससे प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियम के बराबर आमदनी होती थी। 54 लाख दिनारियम का मतलब 1,25,000 किलोग्राम सोना। इतनी आमदनी प्रतिवर्ष उनकी होती थी। हेरोड जो राज्य दिया हुआ है। दिनारियम रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। चांदी के सिक्के को दिनारियम कहा गया रोम के, जिसका जो वज़न था लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। चांदी के ये बने होते थे। निकट पूर्ववर्ती जो राज्य हैं उनको देखिए आप। रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागर को आपने पढ़ा था कि उसको एक दिल कहा गया रोमन साम्राज्य का। उसके चारों ओर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका। मैप में आप इसको 2 भागों में बांटा था आपने, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व का जो इलाका था पूरी तरह से, जिसमें मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया के प्रांत थे, रोमन साम्राज्य के हिस्से थे। और मोटे तौर पर वो आसपास के क्षेत्र भी जो अरब में शामिल थे। तो ये जो अभी हमने अध्याय में इसमें पढ़ा था, निकटवर्ती जो पूर्व के इलाके थे जहाँ अमीर भी थे और जहाँ रोमन साम्राज्य फैल रहा था, ये वो दिया हुआ है। स्थानीय भी देखिए, ये स्थानीय राज्य थे कुछ, अभी हम पढ़ेंगे, जो रोम के आश्रित थे।
रोम के ऊपर किसी न किसी रूप से निर्भर थे। वो रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग हमेशा ही रोम के लिए करेंगे और बदले में रोम ने उनको अलग अस्तित्व के रूप में स्वीकार कर लिया था कि आप अपना राज्य बनाए रखें, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आप हमें सेनाएं उपलब्ध करवाओगे। तो ये वो आश्रित राज्य थे। अब थोड़ा इधर अध्याय को हम देखते हैं। इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना गया, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बांट दिए गए और उनसे कर वसूला जाता था। यानी कि इटली को छोड़कर, क्योंकि इटली जो था वही मुख्य रोम साम्राज्य का एक ये कहिए कि आधार केंद्र था, तो इटली को प्रांत नहीं माना गया, इटली से प्रशासन चल रहा था। इसके अलावा राज्य के जो सभी क्षेत्र थे उनको प्रांतों में बांट दिया गया। जैसे भारत को हमने 28 राज्यों में बांट दिया और उनसे वो कर भी वसूलते थे। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि ऊंचाई पर था, अपनी समृद्धि खुशहाली के पीक पर था, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक, सहारा से फ्रात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। ये सीमाएं उसकी बढ़ती चली गई। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के साथ, आर्मेनिया की सीमाएं, ये सारे यूरोप के कंट्री हैं। सहारा जो नीचे हमने अफ्रीका में पढ़ा था, से फ्रात, ये सारा का सारा जो है रोम साम्राज्य बढ़ता चला गया। यह सच है कि उन दिनों शासन जो व्यवस्था है उसे चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। जैसे आज हमारी सरकारें हैं, ऐसी कोई शासन चलाने के लिए ऐसी सरकारें तो नहीं थी। परंतु फिर प्रश्न यह उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और इतने बड़े जो इलाका था उस पर नियंत्रण रखना कैसे संभव था, जब इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था ये जो रोमन साम्राज्य था। तो आज जैसी सरकार भी नहीं थी, तो कैसे वहाँ पर नियंत्रण चलता था, कैसे प्रशासन चलता था, आइए उसको देखते हैं। जिसकी आबादी दूसरी शताब्दी में लगभग 6 करोड़ हो गई थी। दूसरी शताब्दी में इस रोमन साम्राज्य की आबादी लगभग 6 करोड़ थी। तो प्रश्न का उत्तर हम साम्राज्य के शहरीकरण में खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि जो रोमन साम्राज्य था धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी जो नीतियाँ थी साम्राज्य विस्तार की उनको छोड़ दिया था। अब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, सीधे प्रत्यक्ष रूप से आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर रहे थे। इनको आप नोट करते रहना साथ साथ। और इसके साथ उन्होंने जो दूर दराज के इलाके थे उनको भी अपने अंदर शामिल करने का प्रयास किया। जैसे इसमें हेराड का एक उदाहरण दिया है कि उनकी जो आमदनी थी 1,25,000 जो किलोग्राम सोना है, जिसको 54 लाख दिनारियम के बराबर उसकी आमदनी मानी गई। दिनारियम को व्यक्त किया गया एक चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन 4.5 ग्राम चांदी होती थी, शुद्ध चांदी। तो इस प्रकार इटली को फिर आगे प्रांतों में बांट दिया गया। इटली को छोड़कर, मैप में अगर आप इटली को देखेंगे, इटली को छोड़कर अन्य जो इलाके थे रोमन साम्राज्य के, उस सारे को प्रांतों में बांटकर उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट आप इसे नोट करते रहें। रोमन साम्राज्य की सीमाएं अब बहुत दूर तक फैलती चली गई। अब इतने बड़े विशाल जो साम्राज्य था उस पर जिसकी आबादी लगभग 6 करोड़ हो गई थी, कैसे उन्होंने नियंत्रण रखा, कैसे प्रशासन को चलाया, तो उसके लिए आगे शहरीकरण का उन्होंने शहरीकरण पर जोर दिया, नए नए शहर बसाए। उसको हम देखिए आगे पढ़ते हैं क्या योजना उन्होंने बनाई थी। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित उन्होंने किए। अपने प्रशासन पर पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अनेक जो दूर दूर के इलाके थे वहाँ नए शहर बसाए, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखने का उन्होंने प्रयास किया। भूमध्य सागर के जो तट थे वहाँ पर बड़े बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक सबसे बड़े थे। ये साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। जो भूमध्य सागर के तटों पर बड़े बड़े शहर उन्होंने बसाए, उनमें ये नाम प्रमुख रूप से थे और साम्राज्यिक प्रणाली का केंद्र थे। इन्हीं से साम्राज्य संचालित उन्होंने किया। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल होती थी। ये जो शहर बसाए, इन्हीं के माध्यम से जो सरकारें थी वे ग्रामीण जो क्षेत्र थे, प्रांतीय जो ग्रामीण क्षेत्र थे, इलाके थे, वहाँ पर टैक्स लगाते थे, उनसे कर इकट्ठा करते थे, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को
कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। यानी कि उच्च वर्ग जो था, रोमन साम्राज्य का जो अमीर वर्ग था, वह अपने अपने क्षेत्रों में जो प्रशासन था उसको चलाने में राजा को सहयोग देते थे और कर वसूली में भी उनकी मदद करते थे। जैसे इलाके दूर दूर के इलाके थे, वहाँ शहर बसे, वहाँ उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने जो अमीर लोग थे, तो वे अमीर लोग प्रशासन में सहायता करते थे, टैक्स इकट्ठा करने में राजा की मदद करते थे, उन्हीं के माध्यम से शासन चलता था। इटली और अन्य प्रांतों के बीच, इटली और अन्य प्रांतों के बीच, इटली ये ध्यान रखना प्रांतों में शामिल नहीं था। सत्ता का जो आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। इटली और अन्य जो प्रांत हैं उनमें आपस में जो तालमेल था, जो एक दूसरे से जुड़े रहे, वह एक रोम के इतिहास का एक अत्यंत ही रोचक पहलू माना गया है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर जो प्रशासक थे और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से आते थे। दूसरी और तीसरी सदी के दौरान जो प्रशासन चलाने वाले लोग थे, जो बड़े अफसर थे, वो इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से आते थे। जो प्रांतों बनाए गए थे, इन्हीं प्रांतों में जो अमीर लोग थे, इस प्रकार उनका एक नया सभ्रांत वर्ग बन गया था। ये जो नए प्रांत बनाए गए थे, इनमें नए नए जो अमीर लोग थे, जिनको सेना प्रशासनिक कार्य सौंपे गए थे, अब ये एक नया अमीर वर्ग बन गया था। सम्भ्रांत परिवार वर्ग का मतलब अमीर वर्ग बन गया था, जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, कि जिनके पास, सेनेट के बारे में आपने पढ़ा था, सेनेट से अधिक उनके पास पावर थी, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त होता था। इन लोगों को राजा जो था, सम्राट जो था, उसका सीधा ही समर्थन होता था। जैसे जैसे नया समूह उभर कर आया, नए नए लोग उभर कर आते रहे, तो सम्राट गलीनस जो है 258 से 68, अब सेनेटरों को हटाकर जो सैनिक कमान से हटा दिया उनको, और नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। यानी कि जो सम्राट गलीनस था, उसने क्या किया, सेनेटर होते थे, सेनेटर जो सैनिक कार्य भी देखते थे, उनको सैनिक जो उनके अधिकार थे, सैनिक जो कार्य थे उनके, वो सारे समाप्त कर दिए उनको। और जो नया वर्ग अब ये उभर कर आ रहा था, जिसको हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे प्रांतों से, उसको अधिक मजबूत इन्होंने किया। ऐसा कहा जाता है कि गलीनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच बनाए रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य पर नियंत्रण उनके हाथों में ना चला जाए। तो गलीनस ने ऐसा माना जाता है कि सेनेटरों के सेना संबंधी जितने भी अधिकार थे, उसमें जाना, उस तक पहुंच रखना, वो सारे समाप्त कर दिए थे, ताकि साम्राज्य का जो नियंत्रण है उनके हाथों में ना चला जाए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वाले जो वर्ष हैं और दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन में अधिकाधिक लोग जो है प्रांतों से आने लगे। पहले इटली के जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा इसमें प्रभावी थे, लेकिन अब समय बदलने के साथ साथ, जैसे समय बदल रहा था, राजाएं के एक विचार बदल रहे थे, तो प्रांतों में जो लोग थे, प्रांतों से जो अमीर आ रहे थे, इनकी संख्या अब अधिक आ रही थी, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को नागरिकता मिल चुकी थी। पहले सिर्फ इटली के ही पास अधिकार थे, विशेष अधिकार, लेकिन अब ये जो प्रांत इटली में, रोमन में शामिल हुए, प्रांत बनाए गए, इटली को छोड़कर सभी को प्रांत बना दिया गया था इलाके में, तो उनकी भी अब महत्ता बढ़ गई थी। वहाँ के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले केवल इटली तक सीमित थी। अब आइए देखिए कि पिक्चर दी हुई है यहाँ, इस पिक्चर को देखिए। ये नाइम्स के पास पान-दो-गार्ड, फ्रांस, प्रथम सदी का कोई चित्र दिया हुआ है। रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने वाले विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया था। ये पानी ले जाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया था। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटली के जो मूल लोग थे उनका प्रभाव था, इटली के जो लोग थे। लेकिन बाद में, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रांतों के लिए जो सेनेटर थे वो बहुसंख्यक हो गए थे। जो प्रांतों का महत्व बढ़ गया था, प्रांतों से जो लोग थे
वो सेनेटर में आ रहे थे, सेना में आ रहे थे, अधिकार उनके पास आ रहे थे, और राजा या सम्राट जो था उसकी एक सहानुभूति, उसका सहयोग उनको प्राप्त था। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक आर्थिक दोनों ही दृष्टि से, राजनीति के रूप में भी, सेनेट के रूप में भी और आर्थिक रूप से भी इटली का पतन हो चला था। यानी कि इटली के पास जो पहले विशेष अधिकार थे वो कम होकर प्रांतों के जो अधिकार थे, उनके जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उनका जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था, इटली का कम हो रहा था। भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भाग, जैसे स्पेन का जो दक्षिणी हिस्सा था, अफ्रीकी और पूर्वी भागों के नए जो सब्रांत वर्गों का यहाँ उदय हो रहा था। सब्रांत वर्ग जो अमीर लोग थे, रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद जिसको सिटी काउंसिल कहा गया, और अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल होते थे। यानी कि रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी सभ्यता का केंद्र था जिसके पास अपने जज होते थे, दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद होती थी, जैसे आज नगर निगम, ग्राम पंचायतें होती हैं शहरों गांव में, और अपना एक सुनियोजित, सुनिश्चित एक निश्चित इलाका क्षेत्र भी होता था कि भी कहाँ से कहाँ तक ये राज्य क्षेत्र, शहर फैला हुआ था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनेक गांव भी शामिल होते थे। तो इस शहर में बहुत सारे गांव भी शामिल होते थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था। विशेषता यह थी कि इस शहरी क्षेत्र में दूसरा शहर तो नहीं हो सकता था, लेकिन आसपास के कई गांव उसमें शामिल होते थे, शहर दूसरा उसमें शामिल नहीं होता था। शाही अनुकंपा या नाराजगी के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा, और शहरों का जो दर्जा था उसको गांव का दर्जा कर दिया जाता था। यानी कि जो सम्राट था, शाही अनुकंपा का मतलब, शाही जो राजा किसी इलाके से खुश हो जाता था या किसी से नाराज़ हो जाता था तो उसका रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जो नीति थी वो चलती थी। जैसे राजा किसी शहर से नाखुश हो गया, नाराज़ हो गया, तो उस शहर के दर्जे को वो गांव का दर्जा दे देता था, और किसी गांव से वो खुश हो गया तो उस गांव को शहर का दर्जा दे देता था। ये पावर उसके पास होती थी। किसी शहर में रहने का लाभ यही होता था, पर शहर का और गांव का दर्जा क्यों था? क्योंकि शहरों का जो दर्जा था महत्वपूर्ण होता था, लाभ होता था वहाँ रहने का, कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरों में जीने की संभावना, सुविधाएं प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा होती थी। कि गांव में अकाल पड़ गया तो वहाँ जीना मनुष्य का दुर्भर हो जाता है, लेकिन शहरों में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती थी। तो वहाँ जो सुविधाएं थी और खाना जो था वो किसी न किसी रूप में उन्हें उपलब्ध हो जाता है। डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव, ये इतिहासकार हैं डॉक्टर गैलेन। इन्होंने क्या लिखा कि जो शहरी क्षेत्र थे, शहरी जो लोग थे, या उनका ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति कोई अच्छा बर्ताव नहीं था। देखिए क्या लिखा उन्होंने। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों तक पड़े अकाल से साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह बता देता था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। जब अकाल पड़ते थे वर्षों तक तो लोगों में कुपोषण के, क्योंकि अच्छा भोजन उनको नहीं मिल रहा तो बीमारियां होती थी। शहर में रहने वाले लोगों का फसल की कटाई के बाद पूरे वर्ष का पर्याप्त जो खाद्यान्न था अपने भंडारों में भर लेने का एक रिवाज था। गांव में फसलें कटती थी तो शहर के लोग उस अनाज को ले जाकर अपने शहरों में भंडार कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। सारा गेहूँ, जौ, सेम, मैसूर दालों का बहुत बड़ा हिस्सा शहरी जो लोग थे वो अपने पास ले जाकर स्टोर कर लेते थे। इस प्रकार कई प्रकार की जो दालें थी किसानों के लिए बची रह जाती थी, जो ज़्यादा होती थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पी कर ख़त्म कर देने के पश्चात जो ग्रामीण क्षेत्र थे, देहाती लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उनको बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं थे। वो खाकर उन्हें अपना जीवन यापन, गुजर बसर करनी पड़ती। जैसे पेड़ों की टहनियाँ, छाले, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे, पत्तियाँ खाकर उन्हें अपने प्राण बचाने होते थे। डॉक्टर जो गैलेन है वो ऐसा कहते हैं। गैलेन ऑन गुड एंड बैड डाइट, इस जो बुक है उनकी,
इतिहासकार डॉक्टर गैलन की, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो शहर थे उनका बर्ताव ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अच्छा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। अब नेक्स्ट देखिए, लोगों का जो शहरी जीवन था, मनोरंजन का जीवन था, कैसा था रोम के लोगों का। जो उनका एक सार्वजनिक स्नान गृह था, जैसे हमारे मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की हड़प्पा संस्कृति में ऐसे पाए गए, उनकी एक सार्वजनिक स्नान गृह एक विशेष रूप से उसकी खास अहमियत थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में बनाने का प्रयास किया तो उसे वहाँ के जो पुरोहित वर्ग थे, जो धार्मिक वर्ग था, उसके क्रोध का सामना करना पड़ा। ये मान लो पड़ोसी देश थे ईरान और जो रोमन पड़ोस थे। अब पड़ोस में कोई घटना हो रही है, कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो आप भी उसकी नकल करोगे। तो इसी प्रकार जो रोम था वहाँ पर सार्वजनिक स्नान गृह एक आम भाग था जीवन का लोगों के। लेकिन ईरान के शासक ने जब देखा, उसने अपने ईरान में भी इस प्रकार का करने का प्रयास किया, सार्वजनिक स्नान गृह बनाने का, लेकिन जो वहाँ का धार्मिक वर्ग था उसने उसका विरोध किया। इसको नोट करें, क्योंकि वे क्या मानते थे, क्यों विरोध किया उन्होंने, क्योंकि जल एक पवित्र वस्तु थी। उनके अनुसार जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। क्योंकि सार्वजनिक स्नान जो स्थल होते हैं वहाँ जल दूषित होता है और जल एक पवित्र वस्तु है, उसका मतलब अपवित्रीकरण होगा, दूषित होगा। तो इस वजह से वो उसको बुरा मानते थे, उसका विरोध उन्होंने किया। शहरी लोगों को उच्च स्तर के जीवन मनोरंजन उपलब्ध थे। जो रोम के लोग थे उनके लिए जो मनोरंजन था बहुत अहम एक हिस्सा था उनके जीवन का। जैसे एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलता रहता था। यानी कि एक साल में 176 दिन लगभग कम से कम जो है 176 दिन वहाँ कोई ना कोई प्रदर्शन, मनोरंजन, कोई उत्सव चलता रहता था। तो मनोरंजन पर वो बहुत अधिक ध्यान देते थे। अब यहाँ देखिए कि मनोरंजन स्थल दिया हुआ है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये रास्ता बीच में मनोरंजन के लिए चारों तरफ बैठने का जैसे स्टेडियम टाइप होता है। ये रोमन छावनी दी हुई है विंडोनिसा की, आधुनिक जो स्विट्जरलैंड में है ये। इसमें एक रंगशाला है प्रथम सदी की। इसका प्रयोग सैन्य कवायद सैनिकों के मनोरंजन हेतु ये स्थान बनाया गया था, जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जिसे स्टेडियम दिया हुआ हो। नेक्स्ट देखिए, तीसरी शताब्दी का संकट। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट है ये। तीसरी शताब्दी, क्योंकि हमने तीसरी शताब्दी से पहले पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा, तीसरी शताब्दी के बाद परवर्ती साम्राज्य कहा, तो रोमन इतिहास को दो भागों में बांटकर हमने इसको पढ़ा। जब स्टार्टिंग में हमने इस वीडियो को, इस चैप्टर को हमने शुरू किया था, जो फ्रंट पेज था उस पर इसी प्रकार की जानकारी दी हुई थी। तो तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो क्या है, उसका वर्णन करें। ये इस प्रकार देखिए, इसको कैसे दिखाया गया है। पहली और दूसरी जो शताब्दी है कुल मिलाकर शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार का एक प्रतीक थी। शांति का काल था, सब कुछ स्मूथली, बड़े अच्छे से साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के बड़े संकेत लेकर आई। आंतरिक तनाव का मतलब बीच में साम्राज्य में अंदरूनी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। राज्य पाने के लिए आपस में सत्ता का संघर्ष हो गया था। आंतरिक तनाव, सत्ता पाने के लिए राजाओं की लड़ाई आपस में, सरदारों का प्रभाव कम ज़्यादा, दूसरे को दिखाना, अपने को बड़ा दिखाना, राजा बनना, इस प्रकार की आंतरिक जो कलह थी वो बढ़ती चली गई थी। 230 के दशक से साम्राज्य ने अपने आप को कई मोर्चों पर जूझता पाया। 230 से 40 का जो दशक था, जो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, अनेक मोर्चों पर वो जूझ रहा था। ईरान में इस समय परिवर्तन आया। 225 ईस्वी में नोट कर्नन को अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया 225 में, जिसे लोग या स्वयं को वो ससानी वंश का कहते थे। यानी कि ईरान में 225 ईस्वी में एक ससानी वंश का उद्भव हुआ। ईरान में उन्होंने शासन शुरू किया, सत्ता पर काबिज हो गए। केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेज़ी से फ्रात की दिशा में तेज़ी से फैलने लगा। यानी कि अब क्योंकि आक्रामक था, अपनी साम्राज्य विस्तार, सीमाएं बहुत दूर तक ले जाना चाहता था, तो ये ससानी जो लोग थे इन्होंने 15 वर्षों के भीतर ही फ्रात नदी को पार कर रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी उनको छोटा करना शुरू कर दिया था। 3 भाषाओं में
खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख जो 3 भाषाओं में लिखा हुआ एक अभिलेख है, उसमें ईरान का जो शासक था शापुर प्रथम जिसे कहा गया, उसने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। यानी कि ईरान का जो शासक है शापुर प्रथम, नोट करना, उसने 60,000 रोमन सैनिकों को मार डाला। अब 60,000 देखिए कितनी बड़ी संख्या होती है। रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी, रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी, यानी कि पूर्वी जो भाग था उसकी, एंटीओक पर भी उसने कब्जा कर लिया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी एंटीओक, मैप में आपने देखा था, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया था। इस बीच कई जर्मन जो जातियां थी अथवा राज्य समुदाय जो थे, जर्मन जातियां भी और अन्य कुछ राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे समूह सरदार थे, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ ये मुख्य थे। इन्होंने राइन और डैन्यूब नदी की जो सीमाएं थी उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। यानी कि जर्मन की कुछ जाति या अन्य जो अंदरूनी राजा थे, जो सरदार थे, उन्होंने भी अपने आपको राजा बनाकर इस रोमन साम्राज्य की सीमाओं को छोटा करने का प्रयास किया। 233 से 280 तक समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। यानी कि अब 233 से 280 तक का जो समय था, इस अवधि में उन प्रांत पूरी की पूरी जो सीमा थी उन पर बार बार वो निकटवर्ती रोमन साम्राज्य के जो इलाके थे उन पर हमला करते थे। और काला सागर से लेकर, मैप में आप देखना, आल्प्स दक्षिणी जर्मनी तक जो फैले हुए क्षेत्र थे वो बार बार उन पर हमला करते थे। रोमन जो वासी थे उनको डैन्यूब से आगे के क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने पढ़ा था कि डैन्यूब से आगे भी रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, डैन्यूब और राइन जो नदियां थी, लेकिन अब उनके हमलों की वजह से रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे के जो इलाके थे वो छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जबकि इस काल के जो सम्राट थे रोम के, उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे वो, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। विदेशी बर्बर किन को कहते थे? जो रोम के ऊपर वो जातियां जो हमला करती थी उनको विदेशी बर्बर वो कहते थे। लेकिन उनका विरोध भी करते थे, वो हमला का सामना करते थे, लेकिन बात नहीं बनती थी उतनी स्ट्रांगली से, उनका कड़ाई से वो उत्तर नहीं दे पाते थे और उन्हें वो बार बार उनके हमलों से उनको वे क्षेत्र छोड़ने पड़े। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में लगभग 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले। अब ये देखिए तीसरी शताब्दी का जो संकट क्या था, उसमें अंदरूनी तनाव भी आपने पढ़ा था कि 47 वर्षों में 25 राजा सम्राट वहाँ बदल गए, जो इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो ये तीसरी शताब्दी का संकट था। एक अलग से ही क्वेश्चन ये बना हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना। और हम लाइन वाइज इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। जितना आप आराम से इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें आप नोट करते रहें, एक नोट्स के रूप में कॉपी में जो आपको मुख्य चीज़ें इसमें बताई जाती हैं उनको नोट करते रहें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए लिंग साक्षरता और संस्कृति। अब हम यहाँ जेंडर साक्षरता, लिंग साक्षरता और संस्कृति जो थी रोम साम्राज्य की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उसको और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। रोमन साम्राज्य समाज की अपेक्षाकृत आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था। एकल परिवार पर बहुत ज़्यादा अमल दिया जाता। एकांकी परिवार, वैश्यक पुत्र अपने पिता के साथ परिवारों में नहीं रहते थे। वैश्यक भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। यानी कि एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे वैश्यक हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 18 वर्ष वैश्यक उम्र मानी जाती है, तो एक वैश्यक उम्र के बाद वे परिवार के साथ, माता पिता के साथ नहीं रहते थे। लेकिन दूसरी विशेषता क्या थी कि परिवार में दासों को सम्मिलित किया जाता था। अब जो बच्चे वयस्क हो जाते थे वो परिवार से निकल रहे थे, लेकिन दास जो थे उनका महत्व था, उनको परिवारों में शामिल किया जाता था, इस न्यूक्लियर फैमिली में, एकल परिवारों में, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। तो यहाँ आपने एक परिवार के बारे में पढ़ा कि परिवार
रोम के कैसे थे, उसमें किस प्रकार की स्थिति थी, इसको आप नोट करना। नेक्स्ट देखिए कि गणतंत्र के प्रवर्ती काल प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में तक जो विवाह था एक ऐसा रूप था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। अब यहाँ जो गणतंत्र का प्रवर्ती काल था यानी कि प्रथम सदी ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के 100 वर्ष जो थे, वहाँ विवाह कैसा था? विवाह इस रूप में था कि पत्नी के पास अधिकार थे, पत्नी अपने पति को अपनी जो संपत्ति थी वो हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, यानी कि अपने पिता के परिवार में उसके पूरे अधिकार होते थे। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। वैवाहिक अवधि के जो दहेज दान दक्षिणा मिलता था वो तो चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। दहेज तो पति के पास चला जाता था, लेकिन महिला अपने पिता की जो संपत्ति थी उसकी मुख्य उत्तराधिकारी होती थी। पिता के बाद, उसकी मृत्यु के बाद वह उस संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी, बेटी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व यानी कि उसका मालिक होना और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, कि उनको संपत्ति की मालकिन भी थी और अपनी संपत्ति के कानूनी अधिकार थे कि उसको खरीदना, बेचना, कैसे रखना, वो सारे अधिकार उसके पास होते थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि 2 अलग अलग वित्तीय हस्तियां माना जाता था। पत्नी को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि पति पत्नी को एक इकाई न मानकर आर्थिक मामलों में, पैसे के मामलों में, वित्तीय मामलों में पति और पत्नी को अलग अलग इकाई, स्वतंत्र इकाई माना जाता था। वो एक नहीं माने जाते थे। उनके पास पूरे अपने अलग अलग वित्तीय अधिकार होते थे। पूर्ण अधिकार पत्नी के पास होते थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान होता था। इसके लिए पति या पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना काफ़ी होता था, कि पति या पत्नी में से जो भी लगता था कि भाई हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इसकी सूचना देना मात्र से ही उनमें तलाक हो जाता था। बड़ा आसान एक उनका तलाक का जो नियम था वो बड़ा आसान था। दूसरी ओर पुरुष की जो एक विवाह की आयु थी वो 28 से 32 वर्ष मानी गई, यानी कि देखिए उस समय भी उनको वो एक आयु निश्चित की गई थी। कितने अधिकार महिलाओं के आपने पढ़े कि कितने महिलाओं के पास अधिकार थे। इतने अधिकार तो आज बहुत से दुनिया के बहुत से भागों में आज भी लोगों के, महिलाओं के पास नहीं है जितने अधिकार उस समय रोमन महिलाओं के पास थे। अब यहाँ पुरुष की आयु भी देखिए, 28 से 32 वर्ष पुरुष की आयु वर्ग मानी गई विवाह की, और लड़कियों की 16 से 23 वर्ष तक, यानी 16 से 18 व 22 से 23, तो 16 से 23 साल जो है वो आयु मानी गई। इनको नोट करना। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था, क्योंकि इसमें थोड़ी अंतर था। पति पत्नी के बीच में आयु का अंतर हमेशा बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा तो हो सकता है मिला हो। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। परिवारों आपस में मतलब एक सहमति से विवाह होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे, यानी कि इतनी विशेषताएं आपने महिलाओं के पास इतने अधिकार पड़े, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के ऊपर जो पुरुष था वो हावी रहता था। महान जो कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन थे, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था। ये जो कैथोलिक बिशप आइंस्टाइन थे, उन्होंने क्या लिखा कि उनकी माता की उनके पिता के द्वारा नियमित रूप से पिटाई होती थी। ये वो संत लिख रहे हैं ऑगस्टीन नाम के। ऑगस्टीन आपने राजा भी पढ़ा था, ठीक है, वो नहीं, ये कैथोलिक बिशप हैं जो धार्मिक एक पादरी होते हैं। तो इन्होंने लिखा कि उनके पिता द्वारा उनकी माता की नियमित रूप से पिटाई होती थी। जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। यानी कि कितना अमानवीयता का बर्ताव, इतने अधिकार होने के बाद भी उन महिलाओं का जीवन कैसा था, तो ये यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। बच्चों के ऊपर भी, यानी कि पुरुष प्रधानता वहाँ पूरे समाज में बनी हुई थी।
महिलाओं के ऊपर भी पूरा अधिकार महिलाओं को थे, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर पुरुषों का पूरा अधिकार नियंत्रण होता था और बच्चों के ऊपर भी इसी प्रकार कानूनी नियंत्रण था। कानून ही इस प्रकार के अधिकार उनको दे रहा था, कभी कभी तो दिल दहला देने वाली सीमा तक। उदाहरणतः अवांछित बच्चों के मामले में भी उनको जिंदा रखने या मार देने के कानूनी अधिकार उनके पास होते थे। अब थोड़ा सा पहले सेंट अगस्टीन के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। ये नोट करना, सेंट अगस्टीन जो है 354 से 440 तक जो जिनका जीवन काल रहा, 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक जो नगर है उसके बिशप थे। ये बिशप कौन होते थे अभी आगे पढ़ेंगे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका बहुत उच्च स्थान था, बड़ा ऊंचा स्थान था इनका चर्च में अपनी बौद्धिक विरासत के कारण। बिशप जो लोग थे ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। जो बिशप होते थे वो ईसाई समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको माना जाता था। अक्सर वे बहुत शक्तिशाली भी होते थे, तो इनके पास बहुत सी पावर होती थी, धार्मिक, सामाजिक, तो पूरा जो एक सिस्टम था इन्हीं के अधीन होता था। तो ये सेंट अगस्टीन थे जो हिप्पो नगर अफ्रीका का वहाँ के पादरी थे, बिशप थे। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ महिलाओं के ऊपर तो पुरुषों के इतने ज़्यादा अधिकार थे, साथ में बच्चों के बारे में भी इसी प्रकार के कानूनी अधिकार उनको प्राप्त थे। कि आपने पढ़ा था कि जो अवांछित बच्चे थे, अवांछित जिसको मतलब नहीं चाहते थे वो, लेकिन बच्चे का जन्म हो जाए किसी न किसी रूप में, तो क्योंकि वहाँ विवाह भी कोई भारत की भांति नहीं थे, तो पति पत्नी हो सकता है आज इकट्ठे हैं, बच्चे भी पैदा हो गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ के किसी दूसरे के साथ वो पति पत्नी बदल लिए, पति किसी और के साथ चला गया, पत्नी किसी और के साथ चली गई। तो इस प्रकार के जो अवांछित बच्चे होते थे, जो हो सकता है कहीं थोड़े बहुत समय के लिए उनके साथ जुड़े हुए हो, तो उनका जिंदा रखने या मार डालने का कानूनी अधिकार भी पिता को होता था, पुरुष को था। तो देखिए कितनी एक दर्दनाक, एक हृदय विदारक जो अधिकार उनके पास थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता जो है शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे, कि भीषण ठंड पड़ती थी तो उसमें उनको छोड़ देते थे ताकि वो स्वयं ही मर जाए। इतनी एक बर्बरता भी इंसानियत के साथ वहाँ होती थी। अब साक्षरता की स्थिति देखिए, ये हमने एक लिंग के बारे में पढ़ा, मेल फीमेल, पुरुष स्त्री के कैसे संबंध थे, किस प्रकार के क्या अधिकार थे, ये आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना। यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की स्थिति वहाँ पूरे राज्य में थी, कहीं थोड़ी ज़्यादा थी कहीं कम थी, लेकिन जो साक्षरता थी वो काम चलाऊ साक्षरता थी। काम चलाऊ साक्षरता का मतलब पढ़ने लिखने का एक दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में, यानी कि वो कर लेते थे। जैसे बहुत सारे लोग अपने साइन हस्ताक्षर करना जानते हैं, ठीक है, कुछ इस किस्म के इक्का दुक्का थोड़ा शब्द जानते हैं, तो ऐसी काम चलाऊ साक्षरता वहाँ पर थी। जैसे पोम्पोई नगर है, इसको नोट करना, पोम्पोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, यानी कि 79 ईस्वी में वहाँ ज्वालामुखी फटा और ये शहर नष्ट हो गया था। इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है वहाँ कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन, क्योंकि कैसे पता चला कि पोम्पोई की जो मुख्य गलियाँ हैं उनकी दीवारों पर कुछ विज्ञापन और समूचे शहर में अभिरेखण पाए गए थे कि वहाँ जैसे आप दीवारों पर कहीं कोई स्लोगन, कोई किसी चीज़ का विज्ञापन देखते हैं, तो पोम्पोई नगर में इस प्रकार के दीवारों पर, कहीं पत्थरों पर कुछ ऐसे लिखे विज्ञापन होते थे। तो उसका मतलब ये था कि वहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग होते रहे होंगे। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र लिखे हुए हैं। ये आपने पहले पार्ट में आपने पढ़ा था, पैपायरस पौधा था, पौधे से तो इस पर वो लिखने का कार्य करते थे, जिस पर कोई समझौता लिखा जाता था, राजा के आदेश लिखे जाते थे, कोई आपसी व्यापार का लेन देन लिखा जाता था। तो ये दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। आमतौर पर ये व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे जो प्रोफेशनल होते थे। कोई लिखवाने के लिए, जैसे आज भी आप अपना कोई चीज़ लिखवाने के लिए जो स्टेनो होते हैं
कोर्ट कचहरी में बैठे लोग होते हैं उन पर जाते हैं, कंप्यूटर पर जाते हैं कुछ चीज़ लिखवाने के लिए, जो पैसे लेकर आपको सेवाएं देते हैं, लिखने का काम आपके लिए करते हैं। तो ये व्यावसायिक लिपिक होते थे। ये दस्तावेज़ अक्सर हमें बताते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति कै ख पढ़ या लिख नहीं सकता था। अब उससे ये पता चलता था कि ये दूसरे पर जाकर लिखवा रहे हैं, तो उसका मतलब ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ऐसा माना जाता था। तो यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के जो लोग अपेक्षाकृत कुछ वर्ग में ज़्यादा थी, जैसे सैनिक, फौजी, अफसर, संपदा प्रबंधक। इन लोगों में, ये जो वर्ग थे, इन वर्गों में साक्षरता दर ज़्यादा थी, लेकिन अन्य जो सामान्य लोग थे इनमें साक्षरता काम चलाऊ थी, ना के बराबर थी। जिसमें सैनिक थे, फौजी, अफसर या प्रबंधक करने वाले जो अधिकारी थे संपदाओं के, जो इन वर्गों में ज़्यादा साक्षरता थी। रोमन साम्राज्य के जो सांस्कृतिक विविधता के कई रूप और स्तर दिखाई देते हैं। विविधता देखिए, साक्षरता आपने पढ़ ली कि काम चलाऊ साक्षरता थी। पोम्पोई के बारे में आपने पढ़ा। मिस्र के उदाहरण, मिस्र और जो पोम्पोई है, उन दो उदाहरणों को आपने इसमें देखा कि कैसे वहाँ पर साक्षरता थी। अब नेक्स्ट देखिए, संस्कृति के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता अनेक रूपों में पाई जाती थी। जैसे धार्मिक संप्रदायों के रूप में, स्थानीय देवी देवताओं के रूप में बहुत अधिक विविधता थी। बोलचाल की बहुत सारी भाषाएं थी जैसे भारत में पाई जाती हैं। वेशभूषा अलग अलग, सभी की अपनी अलग अलग होती थी। सब इलाकों के अपने अपने भोजन होते थे। सामाजिक संगठन, जातीय, जनजातीय, आदिवासी, वो संगठन उनके अपने अलग अलग होते थे। यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप होते थे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की बस्तियाँ होती थी। ये इस प्रकार की सांस्कृतिक विविधता वहाँ पर थी। जैसे अरामाइक निकटवर्ती पूर्व जो है, कम से कम फ्रात के जो पश्चिमी क्षेत्र था का प्रमुख भाषा समूह था। अरामाइक जो है निकटवर्ती पूर्व का जो इलाका था वहाँ की प्रमुख भाषा समूह थी। मिस्र में कॉप्टिक भाषा थी। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर। स्पेन और उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियां पूर्ण रूप से मौखिक थी, कि भी लेखन उनमें नहीं था, सिर्फ वो बोली जाती थी, लिपि नहीं थी उनकी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनकी कोई एक निश्चित लिपि नहीं बन गई थी, यानी कि लिपि बनने तक वो मौखिक रूप से चलती रही। जैसे आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी, पहले ये चित्र देखिए, ये चित्र दिए हुए हैं एडिसा पच्चीकारी का 2री शताब्दी का सीरिया में। इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी और परिवार के सदस्य हैं। ये कुछ यहाँ दिखाया है। एक पोम्पोई का एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष दिया है। कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। ये आप एक व्यापारी का जो, ये एक व्यापारी का आप देख रहे हैं। पोम्पोई जो शहर था जिसको बताया गया कि 79 में वहाँ एक ज्वालामुखी फटने से वो नष्ट हो गया था, वहाँ एक व्यापारी का भोजन का कक्ष है। ये जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये आज भी दिखाई दे रहा है, तो उस समय कितना सुंदर होगा ये। और इसी प्रकार ये एक राजा का परिवार यहाँ दिखाई दिया है। यह देखिए कि आर्मीनियाई भाषा के बारे में आपने पढ़ा था कि बहुत देर से वहाँ उसकी लिपि विकसित हुई। उसके बाद 5वीं शताब्दी में उसका लेखन के रूप में वो आई। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक जो भाषा थी उसमें अनुवाद हो चुका था। बाइबल का भी कई स्थानों पर जो लैटिन भाषा थी उसके प्रसार ने उन भाषाओं को लिखित रूप का स्थान ग्रहण किया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार होता था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। तो धीरे धीरे कहीं कोई भाषा बढ़ रही थी, घट रही थी, तो कोई मौखिक रूप से चल रही थी, तो धीरे धीरे उनमें समय के साथ बदलाव आ रहा था। अब नेक्स्ट देखिए आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार आप समझिए, साम्राज्य में बंदरगाहें, खाने, खदानें, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यानी कि आर्थिक विस्तार किन चीज़ों से हुआ रोमन साम्राज्य का, वो सारे कारण यहाँ दे दिए कि वहाँ बंदरगाहें विकसित थी, खाने थी, खदानें थी, ईंट भट्टे थे, जैतून का जो तेल था उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। आर्थिक मतलब जिससे पैसा आप कमा सकते हैं, रोज़गार मिलता है लोगों को, नई चीज़ों का निर्माण होता है।
जैसे गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापार की मद थी। व्यापार की जो चीज़ें थी वो क्या थी? गेहूँ, अंगूरी शराब, अंगूरों से बनने वाली शराब और जैतून का तेल। तो ये मुख्य व्यापार की वहाँ वस्तुएं होती थी जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। इटली से कम आती थी, लेकिन अन्य जो ये प्रांत थे जैसे स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, यहाँ से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का उत्पादन होता था। यहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी, क्योंकि यहाँ फसलें इन चीज़ों की जौ, अंगूर, जैतून, इनकी फसलें भी बहुत ज़्यादा होती थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों, कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। अब इसको भी नोट करें आप, एम्फोरा क्या होता था? एम्फोरा जो तरल पदार्थ होते थे, जैसे शराब थी, जैतून का तेल था, या अन्य और भी कोई तरल पदार्थ हो सकता था, तो उनको ढुलाई के लिए जिन मटकों या कंटेनरों में डाला जाता था उनको एम्फोरा कहते थे। एम्फोरा, तो हम आगे चित्र भी देखेंगे इसका। जैसे मटके होते हैं, घड़े होते हैं, इस प्रकार के। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बड़ी संख्या में आज भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में, इसको नोट करना, मोंटी टेस्टेकियो जो स्थान है वहाँ से लगभग 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए। 5 करोड़ से ज़्यादा। आप देखिए कि कितने हो सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में इनसे जो तरल पदार्थ था, या शराब, जैतून का तेल, या और भी कोई अंगूरी कुछ लिक्विड पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक करके जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही जो दशा थी देकर यह पता लगाने में सफल हुए कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। तो यही इन चीज़ों से जब उनको जोड़कर उनका परीक्षण किया गया तो पता लगा कि उनमें क्या क्या चीज़ वो किस किस तरल पदार्थ को लेके जाते थे। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की जो मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में भी जानकारी देने में सफल हुए कि ये वस्तुएं जहाँ चिकनी मिट्टी थी उन इलाकों में किन किन इलाकों में इनका निर्माण होता था, वह भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। उदाहरण देखिए कि जैसे स्पेन के जैतून का तेल निकालने का उद्यम जो है कार्य 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने उत्कर्ष पर था, चरमोत्कर्ष यानी कि पीक पर था। वो 140 से 160 में ईस्वी में रोम में यानी कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का सबसे बड़ा अच्छा कार्य था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। अब यहाँ ड्रेसल 20 एक नया शब्द आया, उसी प्रकार का मीनिंग है इसका भी, कि स्पेन में जो उत्पादित जैतून का तेल था मुख्य रूप से, उसको ले जाने के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग हुआ उसे ड्रेसल 20 कहा गया। अब ड्रेसल 20 किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसका यह नाम क्यों पड़ा? हेनरिक ड्रेसल जो नामक पुरातत्वविद था उसके नाम पर ये नाम पड़ा। हेनरिक ड्रेसल की वजह से ड्रेसल 20 को कहा गया, जिसने ये इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। जिसने इस प्रकार के जो ये कंटेनर थे उनका रूप बनाने का काम किया था, उसको ड्रेसल 20 इसलिए कहा गया। हेनरिक ड्रेसल वे व्यक्ति थे। उसने इस किस्म के जो कंटेनर हैं उनका रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक जो कंटेनर हैं उनके अवशेष भूमध्य सागर के जो इलाके हैं वहाँ उत्खनन का जो कार्य हुआ, खुदाई के जो कार्य हुई वहाँ से पाए गए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था बहुत दूर दूर तक। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा, पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के जो स्थान थे उनके बल पर पुरातत्व यह बात बता सकते हैं कि जैतून का तेल व्यापक रूप से कहाँ कहाँ तक भेजा जाता था। अब यहाँ एक ये चित्र देखिए, ये चित्र आप देख सकते हैं। ये फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोतबंग पहली सदी में एम्फोरा इटावली है, जिस पर फोंडी झील के निकट ये उत्पादक की मोहर भी लगी हुई है। ये इस प्रकार के ये मटके कंटेनर होते थे, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। पुरातत्वविद यह बता सकते थे कि जैतून के तेल के जो उत्पादक थे वे अपने इटली के जो प्रतिद्वंद्वी थे उनसे तेल का बाज़ार छीनने में सफल हुए। यानी कि थोड़ा बहुत इटली में भी पैदा होता था, लेकिन इटली के बाज़ार में भी जो स्पेन का जैतून का तेल था वो व्यापक रूप से फैल
गया था, प्रसार हो गया था। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। यानी कि उनका जो तेल है वो स्पेन की अपेक्षा अधिक अच्छा भी होगा, क्वालिटी वाइज गुणवत्ता अच्छी होगी और सस्ता भी होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जो जमींदार उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। यानी कि जो जमींदार थे अलग अलग चीज़ों का जो उत्पादन करते थे वो एक दूसरे से बाजार हथियाने का प्रयास करते थे। जैसे कंपटीशन होता है आज भी बाज़ार में देखते हैं, उसी प्रकार बाद में उत्तरी अफ्रीका के जो उत्पादक थे उन्होंने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पाद को जैसा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अब बाद में स्पेन के जैसे ही तेल उत्तरी अफ्रीका के जो उत्पादक थे उन्होंने भी उसमें महारत हासिल की। तीसरी और चौथी शताब्दी के अधिकांश भाग में इनका बोलबाला रहा उत्तरी अफ्रीका के लोगों का। फिर 425 ईस्वी के बाद पोरव ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर यानी कि जिसको तुर्की कहते हैं, सीरिया, फिलिस्तीन, यहाँ की जो अंगूरी शराब थी और जैतून का जो तेल था वो प्रसिद्ध हो गया था। यहाँ से इन इलाकों में ज़्यादा जाने लगा था। यानी कि सीरिया, तुर्की, फिलिस्तीन ये जो इलाके थे यहाँ पर ये बड़े निर्यातक बन गए थे। निर्यातक दूसरे स्थानों को भेजने वाले बन गए थे। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि, गुणवत्ता, वस्तुओं की गुणवत्ता उनके उत्पादन और परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। कि जो अलग अलग चीज़ें थी अलग अलग प्रदेशों को अमीर बनाती गई। वो उसका कारण ये था कि वहाँ की जो वस्तुएं थी वो दूसरे स्थानों पर परिवहन, उत्पादन अच्छा हुआ, परिवहन के अनुसार वो घटती बढ़ती चली गई। उसी से उनकी समृद्धि प्रभावित हुई। कोई समृद्ध होता गया, कोई थोड़ा नीचे डाउन आता गया। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र पाए गए जहाँ असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जो उपजाऊ ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। जैसे इटली में कैंपेनिया है, सिसिली ये इटली के हैं, मिस्र में फ्यूम और गैलीली हैं, बाइजैकियम ट्यूनीसिया जिसको आज आप कहते हैं, दक्षिणी गॉल गैलीलियो, नोर्बोनेंसिस जिसको कहते हैं, बायटिका दक्षिणी स्पेन। यहाँ की जो ज़मीन थी बड़ी उपजाऊ थी। स्ट्रैबो और पिलनी जैसे जो लेखक हैं, स्ट्रैबो और पिलनी ये लेखकों के नाम हैं, इनके अनुसार ये सभी प्रदेश जो हैं साम्राज्य के घनी आबादी वाले, यानी कि यहाँ क्योंकि उपजाऊ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा आबादी बस्ती थी, सबसे धनी भागों में से थे और अमीर भी ये थे, अमीरी संपन्न भी थे और आबादी भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी जो शराब थी कैंपेनिया, ये जो कैंपेनिया से आती थी, जो इटली का इलाका था कैंपेनिया। सिसिली भी इटली का इलाका था आज भी। बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। तो ये अलग अलग है कि सबसे बढ़िया शराब जो है कैंपेनिया से आती थी सिसिली, बाइजैकियम से रोम को गेहूं भेजी जाती थी, गैलीली में गहन कृषि की जाती थी, बहुत कृषि पर जोर दिया जाता था। इतिहासकार जोसिफस ने लिखा, ये इतिहासकार हैं, कि प्रदेशवासियों ने ज़मीन के एक एक इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी है। ये जो जोसिफस इतिहासकार है वो ये कहता है कि ज़मीन कहीं भी खाली नहीं है, एक एक इंच पर वो कृषि करते हैं, गहन कृषि होती है। स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के जो दक्षिण का भाग था, ग्वाडिलक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों या फंडी से आता था। जो वहाँ दक्षिणी स्पेन का जो ग्वाडिलक्विर नदी थी उसके किनारों पर जो जमींदार रहते थे वहाँ से आता था ये। दूसरी ओर रोम के अनेक बड़े बड़े जो हिस्से थे बहुत कम उन्नत अवस्था में थे, यानी कि ज़्यादा विकसित नहीं थे। जैसे नुमीडिया है जिसको आधुनिक अल्जीरिया कहते हैं, देहाती क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास भी हम पढ़ेंगे, यानी कि जो चरवाहे थे वो अपने भोजन के लिए अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ऋतुओं के अनुसार प्रवास कर लेते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वे अपने अवन के आकार की झोंपड़ियाँ जो होती थी जिन्हें मैपालिया कहते थे। मैपालिया क्या कहते थे? जो चरवाहे थे वो अवन के आकार की अपनी जो झोंपड़ियाँ होती थी उनके आकार था ये, तो उसको मैपालिया कहा जाता था। उसको लेकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। लेकिन उत्तरी अफ्रीका में
रोमन जो जागीर थे उनका विस्तार हुआ और चरागाहों की संख्या में कमी आने लगी। खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। लेकिन उत्तरी अफ्रीका में जब रोमन जागीरों का जमींदारों का विकास हुआ तो चरागाहें कम होने लगी, क्योंकि कृषि का विस्तार हो रहा था, खेती के लिए ज़मीन ज़्यादा प्रयोग करने लगे और जो खानाबदोश चरवाहे थे उनकी आवाजाही नियंत्रित हो गई थी, क्योंकि चरागाह कम हो रहे थे। उत्तरी क्षेत्र में जो कम विकसित क्षेत्र था, इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी आबादी के जो किसान थे वो रहते थे, जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव में रहते थे, जिन्हें कैस्टेला कहा जाता था। छोटा प्रश्न, कैस्टेला क्या होते थे कि जो केल्टिक भाषी किसान थे, जो पहाड़ी की चोटियों के ऊपर जो गांव बसे हुए थे, इन गांवों को कैस्टेला कहते थे, जिनमें केल्टिक भाषी किसान रहते थे। ये उत्तरी क्षेत्र में कम विकसित एक इलाका था। जब हम रोमन साम्राज्य को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक आर्थिक जीवन आदि में पिछड़ा हुआ था। हम ये नहीं मान सकते कि वो पिछड़े हुए लोग थे, प्राचीन एक दुनिया में वो रहते थे, ऐसा नहीं है। स्थिति इसके कुछ विपरीत भी थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की परिस्थिति थी। जैसे भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का अनेक प्रकार से इस्तेमाल होता था, अलग अलग रूपों में। इस काल में जल शक्ति से चलने वाली मीलें थी, जिनमें प्रौद्योगिकी का एक प्रगति हुई। स्पेन की जो सोने चांदी की खानें थी, उनमें जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। जल शक्ति का प्रयोग करके मशीनें काम करती थी खुदाई का। पहली और दूसरी शताब्दी में भारी पैमाने पर औद्योगिक पैमाने पर बड़े पैमाने पर इन खानों में खनिज निकाले जाते थे। खनिज निकालने के लिए भी यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाता था। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी, 19वीं शताब्दी तक यानी कि 1700 वर्षों बाद भी ऐसे उत्पादकता के क्षेत्र देखने को कहीं नहीं मिलते थे। तो ये बहुत विकसित थे। उस समय सुगठित जो वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी उनकी, यानी कि उनकी जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो भी बहुत विकसित थी। धन का व्यापक रूप से वो प्रयोग करते थे। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमने रोम को समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी विकसित थी और वो पिछड़े हुए नहीं थे, बड़े उन्नत और विकसित संसाधनों का वो प्रयोग करते थे। अब यहाँ पिछले उस पर देखिए, एक ऋतु प्रवास भी हम पढ़ लेते हैं। ऋतु प्रवास का अर्थ है कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में ग्वाले या पशुपालक जो थे मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन करते थे। मौसम के अनुसार वो बदलते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ उनको लगता था कि वहाँ उनके भोजन और उनके पशुओं का कोई चारे का व्यवस्था हो सकती है, तो ऋतुओं के अनुसार वो स्थान बदलते रहते हैं। जैसे आप भी अपने देश में इस प्रकार की कई बार परिस्थितियाँ देखते हैं। जिन इलाकों में सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती, राजस्थान के इलाके से कई बार हमारे इन क्षेत्रों में बहुत सारे लोग अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।